Hello, Namaskar. I'm Gurpreet Rana and welcome to ET Now. Electric vehicles are talk of the town. इंडियन मार्केट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता हुआ प्रेजेंस देखा जा सकता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी जी से यह सवाल किया गया कि क्या भारत में डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स एक साथ एलिमिनेट हो सकते हैं या क्या ऐसा पॉसिबल है, तो नितिन गडकरी जी ने जवाब दिया 100%। उन्होंने कहा कि ये करना मुश्किल जरूर होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा उनका विजन है। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो फ्यूल इंपोर्ट्स पे खर्च होते हैं। उन्होंने बताया कि अगर फ्यूल इंपोर्ट्स हमारा कम होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तरीके से लेकर आते हैं, तो ये जो 16 लाख करोड़ रुपए हैं ये यूथ पर खर्च हो सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, फार्मर्स की भलाई के लिए हो सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड रहने वाला है और आज हम देखेंगे कि क्या वाकई पॉसिबल है कि फ्यूल कार्स को एलिमिनेट किया जा सकता है इंडिया से। इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो मैं आपको बता देती हूँ। हाइलाइट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज के सेशन के क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हमें ये शिफ्ट जो है वो नजर आ रहा है, क्या इसके पॉसिबल रीजंस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नई ईवी पॉलिसी एक्चुअली है क्या। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नई ईवी पॉलिसी भी लॉन्च की है, तो उसके फीचर्स क्या हैं वो भी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाऊंगी। उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया का करंट सिनेरियो क्या है फ्यूल टाइप पैटर्न्स में। आप सबको पता है अभी करंटली हम लोग डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल टाइप हो जाता है ना, इंजन का फ्यूल टाइप हो जाता है। तो क्या क्या पैटर्न्स, उसमें कितना % शेयर देखने को मिलता है हमें पेट्रोल गाड़ियों का, डीजल का, और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है तो उनका शेयर कितना देखने को मिलता है, ये कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि फ्यूल टाइप जो है इसके लिए हमारे पास और ऑल्टरनेटिव जो है क्या है। यहाँ पर जैसे अगर बात करूँ, हम लोग डीजल वगैरह, पेट्रोल यूज़ करते हैं, सीएनजी यूज़ करते हैं, तो अगर हमें ये इस्तेमाल नहीं करने हैं, अगर हमें इनको एलिमिनेट करना है, तो इसके अलावा मार्केट में कुछ तो ऑप्शन होने चाहिए, है ना। सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, लेकिन मार्केट में कुछ ऑप्शंस तो फ्यूल के लिए होने चाहिए, है ना। सो इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टारगेट्स देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है क्या क्या टारगेट सेट किए हुए हैं क्लीन एनर्जी की तरफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस, कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हमें क्या क्या चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ईवी सेक्टर में ये शिफ्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि शिफ्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर क्या आ जाता है, हमें एमिशंस को कम करना है। अगर हम अभी ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं तो कई मीटिंग्स होती हैं, जैसे कॉप की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हर साल करवाई जाती है, जिसमें यही सब डिस्कस किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस किया जाए। एमिशंस को कम करने की बात हर जगह होती है ग्लोबल लेवल पर। लाइकवाइज इंडिया में भी, है ना, एमिशंस को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग और पुश कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्रेसिवली इसे पुश कर रही है, कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेकर रही है, जो हम देखेंगे अभी क्या क्या टारगेट्स हैं और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंट्री में एमिशंस कम करने के लिए, कार्बन एमिशंस कम करने के लिए, है ना, आपका क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये शिफ्ट देखा जा सकता है। देखो धीरे धीरे कंज्यूमर भी अवेयर हो रहा है, हम लोग, आप लोग जो बायर्स हैं वो भी अवेयर हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन होता है डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स की वजह से, और हमारा अपना खुद का भी कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो हम लोग एज ए सिटीजन भी जैसे जैसे अवेयर होते जाते हैं तो भी हम डिसीजंस लेते हैं, तो भी हमें लगता है अगर आपके पास चॉइस हो आज, अगर आपको लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और सब चीज़ें अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो आप भी सोचेंगे कि क्यों नहीं भी प्लैनेट पे जो है एक हेल्दी प्लैनेट बनाने के लिए हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। सो एज अ इंडिविजुअल भी और एज अ नेशन भी, गवर्नमेंट्स भी और कंज्यूमर्स भी अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, इसीलिए ये शिफ्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि कार्बन एमिशंस हमारे कम है। कैसे भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो घटेगा, रिड्यूस होगा, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस से अगर हम बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, जो आपके पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज़्यादा होता है ना। इनका एमिशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो रिड्यूस होगी। एक बड़ा रीज़न जो आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो व्हीकल से आता है ना। सबसे बड़ा एमिटर जो है वो व्हीकल से आता है ग्रीन हाउस गैसेस का। सो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमें जीएचजीज जो है वो कम देखने को मिलेंगी, कार्बन एमिशन हमारा कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ये इमेज देखें
तो टेल पाइप एमिशन भी कम होगा। टेल पाइप एमिशन क्या होता है, ध्यान रखेंगे आगे भी अगर मैं ICE वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ, इंटरनल कंबशन इंजन का, तो यहाँ पर मेरा मतलब है हमारी ट्रेडिशनल गाड़ियों से। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ICE का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कंबशन की बात करती हूँ, इंटरनल कंबशन इंजन की, तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें कोई ना कोई फ्यूल आपका इस्तेमाल होगा ही होगा, है ना। अब वो फ्यूल कोई भी हो सकता है। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर हमें पेट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंबशन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्कूल्स में भी हमने कंबशन पढ़ा हुआ है ना। कंबशन किस में होता है, इंजन में होता है। इंजन में कंबशन होता है ना, फ्यूल जलता है, उसी की वजह से क्या है, गाड़ी आपकी चलती है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से घर में भी सबने खाना वाना कभी ना कभी तो ट्राई किया ही होगा, है ना। तो कभी कढ़ाई में तेल जब हम गर्म करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, चाहे सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, जब आप उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हो तो कढ़ाई जो है चारों तरफ से काली हो जाती है। एक ये तो इशू रहता है, ये खैर, लेकिन आप देखेंगे कि धुआं निकलने लगता है ना। और लेट्स से कि आपने एक बिल्कुल बंद कमरे में जो है आप कुछ बना रहे हैं और आपने गैस बहुत देर तक ऑन छोड़ी हुई है, तेल उसमें बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है, तो पूरा कमरा धुएं से भर जाएगा। लाइक वाइज टेल पाइप एमिशंस भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। ये बहुत लेम एग्जांपल था एक आपको समझाने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो गाड़ियों में जब कंबशन होता है तो ऐसे ही जो है आपके पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। जब कंबशन होता है, जब इंजन गर्म होगा, जब हीटअप होगा, तो वहाँ से पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे आपके, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एमिशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो ये एमिशंस जब होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ पॉल्यूटेंट्स होंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गए। ये पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है, राइट। सो ये टेल पाइप एमिशंस कम हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से, कार्बन एमिशंस कम है। सो कंज्यूमर भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश, एंड ओवरऑल क्या है, एक हेल्दी प्लैनेट की तरफ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सो ये भी एक बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न एक्चुअली यही है कि हमें ये शिफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो हम अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को भी घटाना चाहते हैं। भाई इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इंडिया जो है 85% अपनी तेल की जो ज़रूरतें हैं ना वो कैसे पूरी कर रहा है, भाई इम्पोर्ट से पूरी कर रहा है ना। इम्पोर्ट करता है, ख़रीदता है। अब एक बात बताओ, एक ऐसा सोर्स जो है ना, फॉसिल फ्यूल्स या ऑयल अगर मैं बात करूं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो हम उसके लिए अपनी करेंसी भी खर्च कर रहे हैं, है ना। दूसरा हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है। तो ऐसे में क्यों ना हम एक ऐसा सोल्यूशन ले आए कि भाई एमिशन भी कम हो, हमें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो क्या आ जाता है अल्टीमेट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है, राइट। सो इतना इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग ये शिफ्ट करें। कैसे हो सकता है भाई, इंपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड इस चीज़ की आ रही है ना। जनता में डिमांड ही इस चीज़ की है। जनता में भाई अगर लोग ही डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ खरीदेंगे, डिमांड ही अगर वो चीज़ की होगी, तो गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा आफ्टर ऑल। सो अगर डिमांड ही इसकी कम हो जाती है, अगर शिफ्ट ही ऑलरेडी EVs में हो जाता है, इंपोर्ट ऑयल की डिपेंडेंसी कम होती है अगर, है ना, ये वन ऑफ द रीजन है। और भी बहुत चीज़ों में ऑयल की डिपेंडेंसी है। सो यहाँ पर क्या है, हम इस पर निर्भर कम करेंगे, इंपोर्ट पे हम कम निर्भर होंगे। सो ये भी एक रीज़न है कि ये शिफ्ट हमें जो है देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट भी इसे इसीलिए प्रमोट कर रही है, कंज्यूमर्स भी ऑफ कोर्स इसे इसीलिए प्रमोट करना चाहेंगे। उसके अलावा बात करते हैं तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर बात कर लेते हैं। सरकार भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं, सरकार भी एग्रेसिव है। सरकार भी कई चीज़ें लेकर आ रही है, स्कीम्स ला रही है, इंसेंटिव्स लाती है, जिसकी वजह से जो बायर है या जो मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है, वो भी ल्योर होता है ताकि वो गाड़ियाँ बनाए, या ख़रीदने वाला भी ख़रीदता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फेम स्कीम है। फेम स्कीम की अगर बात करती हूँ तो इसका ना फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है वो लॉन्च ऑलरेडी किया जा चुका है। मतलब इसके ये दोनों फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली इसका फेज़ 3 जो है वो चल रहा है, लॉन्च किया गया है। अब ये जो तीसरा फेज़ है फेम स्कीम का, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, ये इसलिए है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसके तहत कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं, जैसे टैक्स रिबेट दे दिया जाएगा, रोड टैक्स पे रियायत मिल जाएगी, है ना, एग्जेम्पशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे थोड़ी छूट मिल जाएगी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और ख़रीदारों के लिए भी। तो गवर्नमेंट अगर मान लो आपको जो है थोड़ी बहुत छूट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, आपको बोल रही है कि भाई आपको इतने पैसे कम देने पड़ेंगे, है ना, आपको इसके लिए रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप भी सोचोगे कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। लाइकवाइज मैन्युफैक्चरर भी सोचेगा कि हाँ यार ये
ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर फेम स्कीम आ जाती है आपकी, और ये आती है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत। ये जो प्लान है ये इसीलिए है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अडॉप्ट करें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस मॉडल को, है ना। तो इसी के तहत जो है आपकी ये फेम स्कीम आ जाती है। उसके बाद PLI स्कीम आती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आती है। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है भाई, अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर रहे हैं और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो इस पे भी गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है, कुछ फायदे देती है। सो ऑफ कोर्स ये बायर के लिए भी और मैन्युफैक्चरर के लिए भी क्या है, उनको ल्योर करने के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाता है ना। तो ये भी एक रीज़न है कि शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। टेक्नोलॉजी कैसे आ जाती है भाई, टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑफकोर्स भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अब नई जनरेशन का एक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है नई नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल PC का एक प्रोडक्ट है, राइट। इसमें हमें नई टेक्नोलॉजी क्या है भाई, बैटरी का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है कि भाई बैटरी से हम गाड़ी चला सकते हैं, है ना। जो पहले के टाइम में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, आज के टाइम में हम बैटरी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो देखो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स में अगर हम बैटरी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो हमें 2-3 ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे कि आ जाता है एक आपका बैटरी EV आ जाता है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो आपका आ जाता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है। मैं ये आपको बताऊंगी कि इनमें डिफरेंस क्या है ना। और इसके साथ साथ आ जाता है आपका एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है ना। क्या आ जाता है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आ जाता है, राइट। सो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या हो गया, ये हमें टेक्नोलॉजी फीचर्स, अलग अलग फीचर्स जो हैं, एक तरीके से मैं कहूँ थोड़े बहुत बेसिक ऑप्शंस जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। बैटरी से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे ये तो सबको पता है। बैटरी होगी जिसे चार्ज करेंगे आप चार्जिंग स्टेशन से या घर में भी सॉकेट होगा जो भी, सो उससे आप चार्ज कर सकते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो ये बेसिक हो गया। उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले ICE पढ़ा था, है ना। तो इसमें भी ICE होगा प्लस इसमें बैटरी भी होगी, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मान लीजिए आपके पास है तो आप उसे बैटरी से भी चला सकते हैं, बैटरी आप चार्ज कर लेंगे, और आप उसे ICE इंटरनल कंबशन इंजन से भी चला सकते हैं। इंजन है तो उसमें आपको फ्यूल रखना पड़ेगा, फ्यूल प्राइमरीली हम लोग यहाँ पर पेट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप उसे पेट्रोल से भी चला सकते हो, किसी फ्यूल से भी चला सकते हो और बैटरी से भी चला सकते हो। ये हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा। हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर हो जाएगा हमारे ट्रेडिशनल गाड़ियों का और नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसके बाद बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर भी कंबशन इंजन होगा प्लस यहाँ पर भी आपको बैटरी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल आपका इस्तेमाल किया जाएगा, इसी फ्यूल से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इनोवेटिव है ना। यहाँ पर बात करें तो इसी फ्यूल से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं एंड देन बैटरी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मान लो टेक्नोलॉजी को हम इतना विकसित कर लें कि फ्यूल जो है हमारा ऐसा हो कि अगर उसका कंबशन भी हो रहा है तो पॉल्यूटेंट ना निकले। उसका एक अच्छा एग्जांपल है ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी भी। तो अगर हम यहाँ पर एक अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जिसके एमिशन से एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े, तो उससे भी हम बैटरी चला सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और बैटरी से हम गाड़ी चला सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो नए नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हमें ज़रूर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में लोगों को, गवर्नमेंट को अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसलिए ये शिफ्ट भी हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई इनको मेंटेन करना चीपर है, सस्ता है थोड़ा मेंटेन करना। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर्स और बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, है ना, जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है मोटर्स का और बैटरीज का, वो क्या है, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि भाई लंबे समय तक चले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बैटरी आपकी जो है कुछ महीनों में ही ख़राब हो रही है, फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है। सो बैटरीज जो है ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि वो लॉन्गर रन के लिए चलें। अब बैटरी मान लो आपकी कई साल चल रही है ना, आपको क्या है बस उसे चार्ज ही तो करना है ना। अगर इसे आप कंपेयर करो डीजल और पेट्रोल व्हीकल से, तो डीजल और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो अपने आप हाई तौबा मच जाती है कि भाई डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। सो इस प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करें तो, है ना। तो
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेंटेन करने के लिए जो है लॉन्गर रन में अगर हम बात करते हैं, लंबे समय के लिए अगर आपको एक व्हीकल चाहिए तो उसमें मेंटेन करना इनको आसान होता है। हालांकि हाँ, मैं इस चीज़ से ज़रूर अग्री करूँगी कि इनको परचेज करने की जो कॉस्ट है वो महंगी होती है अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो ईजी टू ड्राइव है, कम आवाज़ आएगी। ऑफकोर्स भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप सबने कोई ना कोई व्हीकल तो ज़रूर देखा होगा, अगर गाड़ी का नहीं लुत्फ उठाया तो ज़रूर बस में, इलेक्ट्रिक बस में ज़रूर बैठे होंगे या इलेक्ट्रिक ऑटो में ज़रूर बैठे होंगे। ब्लू कलर के आजकल इलेक्ट्रिक ऑटोज़ आते हैं, आप नॉर्मल ऑटो देख लीजिए उसमें कितनी आवाज़ आती है ना। और आप इलेक्ट्रिक ऑटोज़ अगर देखेंगे, जो ब्लू कलर के ऑटोज़ आजकल चल रहे हैं, उसमें कितनी कम आवाज़ आती है और जब उसमें बैठते हैं तो लगता है कि बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चल रही है ना। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि भाई आप नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा, कम आवाज़ आएगी, ड्राइव करना बहुत आसान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इसमें, कंट्री का एमिशन कम हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो है कुछ रीजंस, बड़े रीजंस हो जाते हैं जो हमें इस शिफ्ट के पीछे नज़र आते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये रीजंस समझ आए होंगे, बेसिक है ये और समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं नई ईवी पॉलिसी और उसके फीचर्स पर। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो है क्या है, नई ईवी पॉलिसी को लागू किया है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ नई ईवी पॉलिसी जो आपकी लॉन्च की गई है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका है कि ये ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगी। ग्लोबल प्लेयर्स यानी कि जैसे आपका टेस्ला हो गया, है ना, टेस्ला हो गया। सो पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन मार्केट में आना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है ना। मोबाइल, ऑटोमोबाइल अभी अगर मैं बात करूं तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो है ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट मिल जाता है दुनिया भर में। सो ऑफ कोर्स कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो भारत के मार्केट में ज़रूर घुसना चाहेगा, है ना। सो यहाँ पर अगर बात करें, एक जो बाधा बोलें या प्रॉब्लम बोलें क्या आ रही थी कि कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, टैक्स बहुत ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरर्स को देना पड़ रहा था। आई होप आपको पता होगा कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स जो है मैन्युफैक्चरर्स को या जो बनाने वाला है, जो प्रोड्यूस करने वाला है, उसको देना पड़ता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा, है ना। उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? ऐसा टैक्स जो आप एक ऐसी चीज़ पे लगाएं जो आप किसी दूसरे देश से या इंटरनेशनल बॉर्डर से आप मंगा रहे हैं, है ना, जो आ रही है देश में, किसी दूसरे देश से इंटरनेशनल बॉर्डर से जब चीज़ आ रही है उस पर जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। सो यहाँ पर इस व्हीकल पॉलिसी का एक अच्छा और एक नया फीचर जो है वो क्या है कि यहाँ पर 15% जो है वो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है। पहले यहाँ पर 70% से 100% जो है क्या है कि रेंज में हमें ये देखने को मिलता था। इतनी रेंज में हमें ये कस्टम ड्यूटी देखने को मिलती थी जो पहले ग्लोबल प्लेयर्स पे लगाई जाती थी। अब क्योंकि ये 70 से 100% से इसको 15% कर दिया गया है तो अनडाउटेडली अब ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी तो चलो रिड्यूस कर दी, इससे ग्लोबल प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे अनडाउटेडली, लेकिन यहाँ पर इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं। लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरर है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता है, गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, तो उसे क्या है कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और ये $500 मिलियन या 4,150 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसे भारत में अगले 3 साल में करना पड़ेगा, है ना। मान लो ये फीचर जो है इसका कस्टम ड्यूटी के सारा देखो मिनिस्ट्री से, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से सारे एप्लीकेशन, सारी रजिस्ट्रेशन हो गई कि हाँ ये चीज़ें हम लोग करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का फिर करना होगा कि अगले 3 साल में उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को $500 मिलियन या 1,450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मिनिमम है, ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम तो भाई आप जितना मर्जी इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करें मोस्ट वेलकम, है ना। सो इसके अलावा अगर बात करते हैं सो यहाँ पर ड्यूटी इंपोर्ट्स तो ऑफकोर्स कम किए गए हैं। इसके साथ साथ ये पॉलिसी जो है ना यहाँ पर कि भाई कितने ईवीज इंपोर्ट करेंगे हम लोग एक साल में, उसको भी कैप किया है, उसकी भी एक लिमिट सेट कर दी है कि 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही एक साल में हम लोग क्या है इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर इसे भी कैप किया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक मैन्युफैक्चरर कितने इंपोर्ट कर सकता है, तो 8,000 पर ईयर कर सकता है, राइट। सो हमने देखा कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में एक तो कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, दूसरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगी गई है
मिलियन डॉलर्स की। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंपोर्ट कर सकती है भारत में एक साल में। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि लेट्स से अभी हमने देखा कि मिनिमम 500 मिलियन डॉलर्स है, मैक्सिमम भैया आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करिए आप वेलकम है। तो अगर 500 से ज़्यादा एक्सीड करते करते मान लो 800 मिलियन से भी ऊपर चली जाती है किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट भारत में, है ना, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, FDI भी आ रही है ऑफकोर्स। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप नहीं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 800 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेगी। सो 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट कर सकती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन उसमें भी 8,000 पर ईयर एक्सीड नहीं करना है। जो पीछे हमने लिमिट देखी कि 8,000 पर ईयर की लिमिट है, वो लिमिट वैसी ही है, लेकिन ओवर द ईयर्स 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है क्या है इंपोर्ट जो है वो कर सकती है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करने के लिए पॉलिसी में फीचर्स हैं, जैसे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि कंपनी जो है वो 3 साल के अंदर अंदर अपनी ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ को सेटअप करे, और उसके साथ साथ उसी 3 साल के पीरियड में जो है 25% का DVA डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भाई उसको अचीव करना ही करना है ना। कि अगर मान लो कंपनीज जो हैं अगर लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ग्लोबल प्लेयर्स आके लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गाड़ियों को, है ना, तो उसके लिए क्या है 3 साल के अंदर अंदर उनको जो है अपना प्लान जो है, जो फैसिलिटी है वो सेटअप करनी है, और इसके साथ साथ 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी अचीव करना है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन से यहाँ पर क्या मतलब है कि यानी कि वो कंपनी जो प्लांट अपना सेटअप करेंगी, अपनी फैसिलिटी बनाएंगी, है ना, वो 3 साल के अंदर अंदर ऐसी क्या वैल्यू ऐड कर रही है कि एक्सपोर्ट के टाइम पर उसकी वैल्यू बढ़ रही है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो 25% का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बैंक गारंटी भी कही गई है, कहा गया है कि अगर जो है बैंक गारंटी तभी रिटर्न की जाएगी जब 50% DVA जो है अचीव कर लेगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और साथ साथ में 4,150 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जब कर लेगी एक कंपनी, तभी क्या है उनकी बैंक गारंटी को रिटर्न किया जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के, जो कि ग्लोबल प्लेयर्स को अनडाउटेडली अट्रैक्ट करेंगे इंडियन मार्केट की तरफ। रिसेंटली ये न्यूज़ भी आ रही थी कि टेस्ला जो है वो जर्मनी में जो है प्लांट सेटअप करेगा और इंडिया में इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। सो टेस्ला ऑफ कोर्स जो है, टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में एंटर करते हुए। सो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के कुछ फीचर्स थे। अब हम आगे चलेंगे और आगे हम लोग बात करते हैं करंट सिनेरियो पे। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि करंट सिनेरियो इंडिया में क्या है ना। अगर हम करेंटली बात करते हैं तो करेंटली इंडिया में कौन कौन सी किस किस तरह की गाड़ियां चलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल व्हीकल्स की। पेट्रोल व्हीकल्स ये 2023 के हिसाब से है, ये डेटा ध्यान रखेंगे। पिछले साल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी अभी देखा कि भारत का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है दुनिया भर में, है ना। 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये मार्केट हमें देखने को मिलता है इंडिया में, राइट। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेट्रोल व्हीकल्स का जो शेयर है वो कितना हो गया है, वो 65% पर आ गया है। साथ ही में डीजल व्हीकल्स के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, 17.6% का डिक्लाइन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर मैं CNG व्हीकल्स की बात करती हूँ तो CNG व्हीकल जो है वो 11% से 13.5% जो है वो राइज इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, हमने पीछे पढ़ा था हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, उनका शेयर भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि लोग हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, है ना। यानी कि इससे हमें एक चीज़ क्या देखने को मिल सकती है कि लोग जो है हाइब्रिड की तरफ भी जा रहे हैं कि भाई ठीक है इलेक्ट्रिक भी हमें चाहिए और हमें कंबशन इंजन भी चाहिए। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हमें भाई काफ़ी शिफ्ट देखने को मिला है, 1.3% से 2.2% का शिफ्ट हमें देखने को मिला है। यानी कि शिफ्ट जो है वो ऑब्वियस है, हम देख सकते हैं, उसके रीज़न सब आपको पता है। उसको एक्सपैंड गवर्नमेंट कर रही है, आपको पता है कैसे कर रही है, पॉलिसी उसके लिए लेकर आ चुकी है गवर्नमेंट, है ना। सो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है कि मार्केट में शिफ्ट तो आ रहा है ना। और धीरे धीरे इसे इंक्रीज करने के टारगेट्स भी क्या क्या हैं वो भी हम आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं तो एक रिपोर्ट है JMK रिसर्च के हिसाब से, प्राइवेट फर्म है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स जो है भारत में वो जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है 1.67 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई थी पिछले साल। इसके अलावा बात करें तो 42% जो है ईयर ऑन ईयर जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में जो है 42% हाई जो है
की बढ़ोतरी जो है एक तरीके से हमें देखने को मिली है। उसके बाद बात करें तो ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है इसमें 49% का CAGR जो है हमें रिटर्न जो है, एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो है, रेट जो है सॉरी देखने को मिलेगा। एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि सालाना 49% के दर पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट हमारा ग्रो कर सकता है, और ये हो सकता है हमारा 2022 से 30 के बीच। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 5 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी इस सेक्टर से बनकर निकले, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस सेक्टर से क्रिएट होने वाली हैं। सो ये कहता है हमारा करंट सिनेरियो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए जो पूरा सेक्टर है ये लुक्रेटिव है, एक्सपैंड हो रहा है, स्कोप है आगे फ्यूचर में, और प्रेजेंटली भी अगर हम देखें तो इसमें हमें शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। अब आगे आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भाई हमारे पास इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूल हम लोग जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं भाई उसके लिए ऑल्टरनेटिव आ सकता है क्या, है ना। मान लो आपको मैं बोलूँ कि आज जो आप डीजल पेट्रोल यूज़ करते हो उसकी जगह आपको एक बेटर फ्यूल मिल सकता है जिसका एमिशन कम हो, है ना। सो आप ऑफकोर्स इंटरेस्टेड रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाम में ही बायो है, यानी बायोडिग्रेडेबल या बायोलॉजिकल सोर्सेज से जो है हमें ये मिलेगा, है ना। यानी कि हमें बायोलॉजिकल सोर्सेज से जो डीजल हम बनाएंगे वो हमारा बायोडीजल कहलाया जाएगा, राइट। अगर हम बायोडीजल की बात करते हैं तो बायोडीजल जो है आपका एक तो वेजिटेबल ऑयल से प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। जो वेजिटेबल ऑयल है या जो आपका वेस्ट होता है ना, वेस्ट कुकिंग ऑयल होता है, वेस्ट कुकिंग ऑयल से जो है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है बायोडीजल, है ना। सो यानी कि आप जो है बायोलॉजिकल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपका सोर्स सही है, बायोलॉजिकल सोर्स है, उसका इस्तेमाल करके आप एक ऐसा डीजल तैयार कर रहे हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स भाई इसका एमिशन कम होगा कंपैरेटिवली, है ना, एमिशन भी घटेगा। तो बायोडीजल एक जो है एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है मार्केट में। गवर्नमेंट जो है इसके तरफ काम करेगी। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 5% बायोडीजल जो है 2030 तक जो है भाई मार्केट में आ जाए, है ना। जो गाड़ियां हमें आज देखने को मिल रही हैं, हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है उसमें 5% गाड़ियों में जो है कम से कम बायोडीजल का इस्तेमाल हो। ये टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, साल 2030 तक जो है इसे अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो यानी कि यहाँ पर 5% का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने 2030 तक रखा है ना। और क्योंकि हम बायोलॉजिकल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया, उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसका रिडक्शन हुआ, उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला, कार्बन एमिशंस आपके कम हो जाएंगे। सो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। सो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन मार्केट में आ रहा है, विच इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इसके लिए इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च किया हुआ है, विच इज़ नेशनल हाइड्रोजन मिशन, NHM। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में कुछ टारगेट्स हैं, है ना। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बता रही हूँ। सो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है हमारे पास, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हम लोग इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सेलरेट करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना पुश करें ग्रीन हाइड्रोजन को। क्यों पुश करें, क्या है खास ग्रीन हाइड्रोजन में? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, सबसे पहली बात वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाई जाती है ना। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग मुझे लाइव चैट में आंसर करके बताएंगे। आई होप एवरीवन नोज कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है ना। सो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आप मुझे बता रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो तैयार की जाती है। अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ना। अब यहाँ पर भी क्या है भाई, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल से आती है। ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ना आए, इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी से। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जिसके लिए हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं। हाइड्रो एनर्जी हो गई, पानी से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, रीन्यूएबल एनर्जी उससे बनाएंगे और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, है ना। तो सोलर, हाइड्रो, विंड, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी।
सो इसी रीन्यूएबल एनर्जी से क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी से वाटर का जो है इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। वाटर का केमिकल फॉर्मूला सबको पता है H2O, जिन्होंने H2O लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। सो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया जाएगा, यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन बनकर निकलेगी। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मैं आपको बताऊं, जब इसका कंबशन होता है तो सिर्फ पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? सिर्फ पानी। यानी कि कोई पानी पॉल्यूटेंट तो है ही नहीं, है ना, तो पॉल्यूटेंट निकला ही नहीं, तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो गया हमारा फ्यूल का। हाइड्रोजन भी एक बहुत अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आ जाता है। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत काम करी है। जैसे रिसेंटली भारत में जो है ना, पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार आपकी लॉन्च की गई थी, यानी ऐसी गाड़ी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से जो है वो चलेगी, गाड़ी लॉन्च की गई है। लाइकवाइज बस इसकी जो है वो भी लॉन्च की गई है, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी, कंबशन होगा। देखो फ्यूल है तो कंबशन तो होगा ही, लेकिन कंबशन जब हो रहा है तो उसमें हमारा टारगेट ये है कि भाई पॉल्यूटेंट ना निकले। कंबशन हो रहा है, हो जाए, तो कंबशन जब हाइड्रोजन का होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का, तो सिर्फ पानी निकलेगा। पानी इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, हेंस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा। इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल मार्केट में इसलिए लाया गया है ताकि इसे हम लोग, जो हमारा भी ट्रेडिशनल पेट्रोल है ना, इसके साथ मिक्स कर सके, ब्लेंड कर सके, राइट। देखो इथेनॉल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इसका सोर्स बताती हूँ। इथेनॉल को बनाने के लिए हमें शुगर की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, राइट। शुगर हमें कई सोर्सेज से मिल सकता है। सबसे मेन सोर्स जो है इसका क्या आ जाता है, शुगर केन, गन्ना। तो सबसे प्राइमरी सोर्स अभी जो है हमारे पास इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 2023 के हिसाब से अगर मैं बात करती हूं तो हम लोग 12% ये जो ब्लेंडिंग है ना वो कर चुके हैं, यानी कि हम अपने पेट्रोल में 12% इथेनॉल मिलाने में सफल रहे हैं। 12% ब्लेंडिंग जो है वो हो चुकी है। अब ये इथेनॉल शुगर से आता है, शुगर हमें प्राइमरी सोर्स हो जाता है। इंडिया में अभी फिलहाल शुगर केन है ना। इसके अलावा मेज हो गया, कॉर्न हो गया, ये भी सोर्सेज हैं। तो जहाँ से भी आपको शुगर मिलेगा, जहाँ से भी आप शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे इथेनॉल बनाने के लिए। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हमें मिलता है। धीरे धीरे हमारा टारगेट है कि हम इथेनॉल को कंप्लीटली जो है इस्तेमाल करें, है ना। 100% ब्लेंडिंग का हमारा टारगेट है। सो इथेनॉल भी एक अच्छा सोर्स हो जाता है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल सोर्स से ही बना रहे हैं। एमिशन इसका भी कम है। अब आगे आते हैं और आगे बात करते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि ये तीनों अच्छे ऑल्टरनेटिव्स रहे। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसे हम बायोजेट फ्यूल भी कह सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने बायो डीजल देखा था, वैसे ही आ जाता है बायोजेट फ्यूल, है ना। कई बार हमने देखा है कि जब डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो ये कहा जाता है कि चलिए ठीक है, व्हीकल्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरीज से हम उसे चलाएंगे। लेकिन अगर हम एयरलाइंस की बात करते हैं, उससे भी तो इतना कार्बन एमिशन होता है। जेट फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी तो इतना एमिशन होता है। तो उसके लिए अभी मार्केट में एक ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या बायोजेट फ्यूल भी इसे आप कह सकते हैं। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, लेकिन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के भी ऑफकोर्स अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर इसके जो रिसोर्सेज हैं, है ना, जिससे हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे, वो भी जो है कम है। लाइक जैसे अगर मैं बताऊं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में, तो ये आप जो है ना एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना सकते हैं, या वुड रेसिड्यू जो होता है उससे आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑयल और फैट्स, प्राइमरीली फैट से आप जो है ना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं, राइट। सो ये सारे जो आपके सोर्सेज हैं, है ना, ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको हर बार अवेलेबल नहीं होंगे, है ना। तो इसकी कॉस्ट अनडाउटेडली जो है वो बढ़ जाती है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लेकिन आपके कन्वेंशनल जेट फ्यूल से बेटर एग्जाम्पल है, एक बेटर ऑल्टरनेटिव हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस फ्यूल को लेकर गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम यहाँ पर कम से कम 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करें अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस में, है ना। हमारी जो भी घरेलू एयरलाइंस हैं उसमें, उन एयरलाइंस में, जेट्स में कम से कम 1% ऐसा हो कि हम उसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करें रादर देन यूजिंग ट्रेडिशनल जेट फ्यूल। तो ये टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। गवर्नमेंट ने इसे पहले साल 2025 तक रखा था, अभी 2027 तक कर दिया है। सो यहाँ पर ये टारगेट भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए रखा है। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों
को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इस पर चर्चा हो रही है, सो इसके ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। सो मार्केट में इसके कुछ ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जिस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। बायोडीजल हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इथेनॉल हो गया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया। आई होप आपको ये ऑल्टरनेटिव समझ आए होंगे। अब आगे लेके चलते हैं सेशन को और आगे बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ टारगेट्स के बारे में, है ना। हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट हो रहा है ना, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टारगेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टारगेट जो गवर्नमेंट ने रखा है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, उसमें 30% जो है हम मार्केट में जो है 30% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए साल 2030 तक। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि साल 2030 तक आते आते मार्केट में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर्स होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये रिसेंटली कहा था कि ये प्रपोजल जो है वो भेजा जा चुका है कि हाइब्रिड व्हीकल्स पे GST जो है वो रिड्यूस किया जाए, है ना। कम से कम 5% तक जो है वो लाया जाए हाइब्रिड व्हीकल्स में। हाइब्रिड व्हीकल्स मैं आपको बिगिनिंग में बता चुकी हूँ। और फ्लेक्स इंजन्स जो हैं आपके, उसमें 12% तक का GST रिड्यूस जो है वो किया जाए। तो इसका प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है। तो ये भी एक जो है एक कदम देखा जा सकता है सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को एक्सपैंड करने का। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है, ये है पंचामृत। ये पंचामृत जो है, ये टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि कई मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कॉप, जो ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये जो होती है, यहाँ पर जब COP26 हुई थी, है ना, COP26 की जब मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर ये पंचामृत जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया था, या आप कह सकते हैं अनवेल किया था। यहाँ पर 5 टारगेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने क्लीनर एनर्जी की तरफ रखे थे। सबसे पहला टारगेट यहाँ पर रखा गया था कि साल 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट एनर्जी बनाएंगे, लेकिन वो एनर्जी हमारी नॉन फॉसिल कैपेसिटी की होगी, है ना। हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये टारगेट हमने रखा है साल 2030 तक, है ना। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए 500 गीगावाट्स की, ये पहला टारगेट है। उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2030 तक, है ना। यहाँ पर 4 टारगेट्स आपके 2030 तक कंप्लीट होने वाले हैं। ये टारगेट्स रखे गए हैं, कंप्लीट होना ना होना वो वक्त की बात है। यहाँ पर अगर बात करें तो 50% रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी अचीव करने का टारगेट है कि भाई 50% हमारी एनर्जी जो है वो आए नवीकरणीय रीन्यूएबल एनर्जी से आए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो ऐसे सोर्सेज से हमारी 50% एनर्जी जनरेट हो 2030 तक, एक ये टारगेट रखा गया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन्स से रिड्यूस करने का टारगेट है साल 2030 तक। उसके अलावा हम लोग कार्बन इंटेंसिटी भी कम करना चाहते हैं 45% तक साल 2030 तक। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो साल 2005 से लेकर साल 2005 है, ये साल 2005 से लेकर साल 2016 तक हम ऑलरेडी 25%, ये गवर्नमेंट डेटा है, 25% हम लोग कार्बन इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस करने में सफल रहे हैं। ये हमारा टारगेट है कि ये 25% हम 45% बनाएं साल 2024 तक। एंड ऑफ कोर्स नेट जीरो का टारगेट है हमारा साल 2070 तक का, है ना। नेट जीरो हम अचीव करना चाहते हैं कि भाई नेट हमारे जो एमिशन होंगे वो 0 के बराबर होंगे, राइट। तो ये टारगेट हम 2070 तक अचीव करना चाहते हैं। तो ये कुछ टारगेट्स है गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और हमें जो है ना क्लीनर एनर्जी की तरफ देखने को मिलते हैं। इन्हीं टारगेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करने के लिए क्यों जो है इतनी एग्रेसिव है, या क्यों इतने एफर्ट्स लगा रही है। ये जो आपके जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स इस सेक्टर के थ्रू भी काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सकते हैं। सो ये भी कुछ टारगेट्स आए, होप आपको ये टारगेट समझ में आए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमने देखा कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये जो मार्केट है इसमें हम शिफ्ट लाना चाहते हैं। न्यूज़ है कि भाई नितिन गडकरी जी ने जो भी कहा है कि हाँ मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है डीजल और पेट्रोल की व्हीकल्स को एलिमिनेट करना, है ना। तो हमने देखा कि काफ़ी हद तक ये शिफ्ट हमें खुद भी नज़र आ रहा है ना। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और करेंटली भी हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट, है ना, जो बीच में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए भी प्रेजेंटली
तो हमारी जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी वाली गाड़ियाँ हैं, उनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिसेंटली आई है, अभी पेनिट्रेट हो रहा है मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सो नई नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है ऑफकोर्स एक्सपेंसिव होती है। सो अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है या परचेज कॉस्ट जो है वो महंगी है ना। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि कंज्यूमर्स जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल व्हीकल्स ज़्यादा खरीदें रादर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे विद टाइम जो है ये चैलेंज भी हम लोग ओवरकम कर सकें। कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे हम लोगों ने पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, हम लोग इसे एक्सपैंड करेंगे, मार्केट में ऑप्शन ज़्यादा आएंगे, बेटर हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो हो सकता है कि ये कॉस्ट भी धीरे धीरे रिड्यूस हो। उसके बाद बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो आ जाता है वो आ जाता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अक्सर लोगों में ना रेंज एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कैसे किया जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास अभी एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड हैं। हमारे पास जो है ना तो अभी एडिकेट अमाउंट ऑफ चार्जिंग स्टेशंस हैं, ना हमारे पास उस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकें, है ना। इसके साथ साथ रेंज एंग्जाइटी भी आ जाती है कि भाई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज है वो कितनी होगी। अक्सर हम गाड़ियों की माइलेज चेक करते हैं डीजल पेट्रोल की, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो उसकी रेंज कितनी होगी कि भाई एक बार चार्ज करने पर हम उसे कितनी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में अब धीरे धीरे करके लॉन्ग रेंज व्हीकल्स भी हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो एक रेंज एंग्जाइटी भी कंज्यूमर्स में देखने को मिल सकती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रॉपर नहीं है, एडिकेट नहीं है जितना होना चाहिए। धीरे धीरे इसे बढ़ाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये भी एक चैलेंज है ईवी सेक्टर को एक्सपैंड करने में। इसके अलावा बात करते हैं तो एक्सपेंसिव बैटरी भी एक दूसरा चैलेंज आ जाता है। भाई नई टेक्नोलॉजी है अगेन, तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि परचेज कॉस्ट में ही हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि बैटरी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मार्केट में लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी देखा जा सकता है। यानी कि देखो, अगर करेंटली अगर हम देखें तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे ग्लोबल टर्म से बात करें चाहे डोमेस्टिक टर्म से बात करें, है ना। तो हर कंपनी के अलग अलग मॉडल्स निकल कर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है एक बना हुआ कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इस तरह की होंगी। हमने पढ़ा कि अलग अलग तरह की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बन रही है, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है मार्केट में अभी बना हुआ, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा बात करें तो रेंज यहाँ पर लिमिटेड आ जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, है ना। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो अगेन सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब हमने रेंज एंग्जाइटी की बात की तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो रेंज है वो इसकी लिमिटेड हो जाती है कि आपको जो है ना, एक तो उसको चार्ज करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप कन्वेंशनल व्हीकल से कंपेयर करते हैं तो चार्जिंग टाइम उसका ज़्यादा है, प्लस उसकी रेंज आपको लिमिटेड मिल रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है दूरी उसके साथ तय नहीं कर सकते। लेट्स जस्ट से आप किसी लंबी ट्रिप पे निकलना चाहें, कोई लंबी रोड ट्रिप जो है आप लगाना चाहें, तो इसकी रेंज अभी लिमिटेड है। आपको इतनी लंबी रेंज नहीं मिलेगी कि हाँ भाई आप एक बार या 3-4 बार जो है बैटरी चार्ज करके आप एक लॉन्ग ट्रिप जो है इसके साथ कर सकें। सो यहाँ पर लिमिटेड रेंज भी एक चैलेंज आ जाता है कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अभी हमें ये देखने को मिल रहा है। सो इससे भी अगर हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो चैलेंजेस से हम लोग डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस थे जो अभी हमें ईवी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और ईवी सेक्टर का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आपके ओपिनियन में क्या ऐसा हो सकता है कि भारत से डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ एलिमिनेट होंगी? आपका इस पूरे सेशन के ऊपर क्या ओपिनियन रहा है, क्या आपका सजेशन है? हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ET Now। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.